मेरा देवर बिल्कुल मेरे पति का हमशक्ल था। शादी हुई तो अक्सर पता ही नहीं चलता था कि पति कौन सा है और देवर कौन सा है। मैं देवर के सामने जाने से भी कतराती थी और ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजार लेती। लेकिन एक रात मेरा पति लेटा हुआ था तो दिल धक धक करने लगा। आंखें मलते मलते देखा तो पति की जगह देवर था। मेरी शादी हुई तो मेरे कमरे में दो नौजवान बैठे हुए थे। मैं नज़र झुकाकर बैठी हुई थी। मैंने बस उन दोनों के पैर ही देखे। मुझे हैरत हुई कि मेरे पति के साथ दूसरा कौन हो सकता है, वह भी रात के इस वक्त। जैसे ही मैंने ऊपर की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए कि वे दोनों एक जैसी शक्ल के थे। जरा सा भी फर्क न था। बालों का स्टाइल एक जैसा, हाथ की बनावट एक जैसी। मैं चौंक कर रह गई क्योंकि यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उनमें से मेरा पति कौन सा है और कौन सा नहीं। मैं भी उन बातों का अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी कि एक नौजवान मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि बताओ तुम्हारा पति कौन सा है। मैं यह फैसला कैसे कर सकती थी? मैं क्या यह फैसला कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि दोनों में जरा सा भी कोई फर्क नहीं था। अभी मैं सोच में परेशान थी कि क्या जवाब दूं। तभी दूसरा नौजवान भी आकर मेरे करीब बैठ गया और फिर हाथ पकड़कर कहने लगा कि मैं ही सैम हूँ और यह राहुल है मेरा भाई। उस नौजवान की बात पर मुझे भरोसा नहीं हुआ था। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वे दोनों जुड़वा हैं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि सैम का कोई जुड़वा भाई भी है। मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि यह भाई है, लेकिन यह मालूम नहीं था कि यह जुड़वा है, क्योंकि मेरी सास जब रिश्ता देखने आई तो कहने लगी कि उनका एक बेटा विदेश में रहता है। कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि वह भी यहाँ पर सेटल हो जाए, लेकिन वह नहीं सुनता। मुझे लगा शायद जो आदमी सैम बनकर मेरा हाथ थामे है, कहीं वह मेरा देवर ही ना हो और मजाक में यह सब कर रहा हो। मैं बहुत परेशान थी। मैं चुप सी बैठी ही थी कि तब राहुल बेड से उठा और कहने लगा कि यही आपके पति हैं। भाभी, मैं तो बस महीने 2 महीने का मेहमान हूँ, फिर वापस कनाडा चला जाऊँगा। यह कहकर वह मेरे कमरे से बाहर चला गया और दरवाज़ा भी बंद कर गया। मेरे उड़ते हुए रंग ढंग को देखकर दोनों हंसने लगे। कहने लगे, मुझे तुम्हारे चेहरे का यही अंदाज देखना था कि हम दोनों को देखकर तुम्हें क्या परेशानी होती है। यह कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से बहुत ही खूबसूरत चैन निकाली। वह मुंह दिखाई में मुझे पहना दी। सुबह नाश्ते पर मेरी सास ने बड़े अच्छे नाश्ते का इंतजाम किया था। मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरा देवर भी मेरी सास के साथ किचन में नाश्ता बनाने में बिजी था। मैं सैम के साथ कुर्सी पर बैठी थी। राहुल मेरे सामने कहने लगा कि यह खीर है, भाभी से खाकर देखें कि कैसा बना है। यह कहकर वह कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा कि आप इस मामले में बड़ी बदनसीब हैं, क्योंकि सैम को 1 कप चाय भी बनाना नहीं आता, लेकिन मेरी बीबी के बड़े ऐश होंगे क्योंकि मुझे सब कुछ पकाना आता है। वह बातूनी किस्म का था। जब तक नाश्ता करता रहा उसकी जुबान चलती रही। मेरी सास का मिजाज भी बहुत दोस्ताना था। बहुत जल्दी ही मुझसे घुल मिल गई थी। शादी के बाद वे मुझे कुछ दिनों के लिए घुमाने लेकर गए। जब हम वापस आए तो मैंने किचन संभाल लिया। सैम के साथ गुजरा लम्हा मेरे लिए खूबसूरत व यादगार था। एक रात शाम के आने से पहले मैं तैयार होकर उसी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि वह मुझे बाहर रेस्टोरेंट में डिनर करवाएंगे। मेरी सास इजाज़त दे चुकी थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला। सामने सैम खड़े थे। मैंने उनके हाथ से ऑफिस की फाइल ले ली और कहा, क्या आपको अपना वादा तो याद है ना? मैं बस तैयार हूँ, आप भी फ्रेश हो जाएं। वह मुझे ताज्जुब से देखने लगे। कहने लगे, कौन सा वादा? मैंने घूर कर देखा और कहा कि बहाना बनाने की कोशिश मत करें। आपने सुबह खुद कहा था कि आप मुझे बाहर डिनर करवाएंगे। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगे। कहने लगे, मैंने कभी इनकार किया है? उसके बाद वह कहने लगे, चलो अभी चलो मेरे साथ, यह ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। मैंने कहा, आप अभी ऑफिस से आए हैं, कम से कम 1 कप चाय तो पी लो। लेकिन सैम को शायद ज़्यादा ही जल्दी थी। वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले गए। एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया।
मुझे आइसक्रीम भी खिलाई और फिर वापस घर ले गए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, मेरी सास के साथ राहुल बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं उसके मुस्कुराने की वजह नहीं जान पा रही थी। उसके बाद वह भी जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए मेरी सास के पास जाकर बैठ गया। उन्होंने जोरदार थपकी राहुल की कमर पर मारी और कहने लगे, शर्म नहीं आती? तुम अगर मेरे हमशक्ल हो तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरी बीवी के साथ कहीं भी चले जाओ। यह सुनकर तो मैं हैरान सी हो गई। जिसके साथ मैं अभी डिनर करके आ रही थी वह सैम नहीं बल्कि मेरा देवर राहुल था। लेकिन उसने तो मुझे जरा सा भी शक नहीं होने दिया कि वह सैम नहीं है। मैंने घूर कर सैम की तरफ देखा तो वह फिर से हंसने लगा। कहने लगा कि बड़ी भुलक्कड़ बीबी मिली है। मजाल है कि उसे शक हुआ हो कि उसके साथ उसका पति नहीं बल्कि देवर है। यह सुनकर मैं तो अब डरने लगी थी। सैम मुझे जब भी कहते कि वह मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हैं, मैं फिर से इनकार कर देती। समझ नहीं आता कि रात को जो आएंगे वह सैम होंगे या राहुल। मेरी शादी को 1 ही महीना गुजरा था कि मुझे चक्कर भी आने लगा। मेरी सास मुझे अस्पताल में ले गई तो मुझे डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। मैं बयां नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं उम्मीद से थी, और यह खबर जब सैम को पता चली तो वह मुझसे ज़्यादा खुश थे। कहने लगे कि शादी को 1 महीना हो गया है, तुम एक बार भी अपने मायके नहीं गई? कुछ दिनों के लिए मायके में रहो। मैं मायके चली गई। 15 दिन बाद जब सैम मुझे लेने आए तो उनके चेहरे पर अजीब उदासी थी। दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी। मैंने कहा कि आपको क्या हुआ है? क्या मेरे बगैर उदास हो गए थे जो यह हुलिया बना रखा है? मेरी बात सुनकर एक फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर दिखाई। कहने लगे, हाँ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास था। देखा, इसीलिए मेरी हालत ऐसी हो गई है। मैं उसके साथ वापस आ गई। मुझे तो लगा कि उन दिनों के बारे में एक एक बात बताएंगे जो उन्होंने मेरे बगैर बिताए हुए हैं, लेकिन वह तो खामोश से सोफे पर जाकर लेट गए। यह देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, सैम, आप सोफे पर क्यों लेटे हैं? कहने लगे कि मेरे सर में दर्द है, सोना चाहता हूँ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं उठकर उनके पास आ गई। मुझे अपने पास देखकर वह उठकर बैठ गई। कहने लगे, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, सैम, मुझसे नाराज हो कि मैं अपने मायके में इतने दिन क्यों रहकर आई हूँ, इसलिए आप सोफे पर सो रहे हैं। मेरी आंखें न चाहते हुए भी भीगी हुई थी। मैं तो उनसे मोहब्बत का इजहार चाहती थी, लेकिन वह तो मुंह मोड़कर सोने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, नहीं नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज होऊंगा? तुम्हारा हक बनता है, मायके में जाकर रहो। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आया था। वह कह रहे थे कि आपकी वाइफ बहुत कमज़ोर है, इसलिए बेहतर होगा कि जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती आप अपनी वाइफ से दूर रहें, वरना कोई नुकसान हो सकता है। सैम की बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई। वे कहने लगे कि मैं इसीलिए चाहता हूँ कि यह पूरा वक्त संभल कर गुजर जाए। तुम आराम से बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाया करूँगा। सुबह जैसे ही स्वयं ऑफिस गए, कुछ देर बाद राहुल घर आ गया। वह बड़ा चुपचाप सा था। मेरी सास के पास बैठकर कहने लगा, माँ, मुझे अब वापस जाने की इजाज़त दे दो। आपने क्यों मुझे कसम देकर रोक रखा है? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मुझे कनाडा वापस जाना है और वहीं रहना है। सास कहने लगी कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें कनाडा नहीं भेजूंगी। वह कहने लगे, मुझे अभी 2-4 साल शादी करनी ही नहीं है। जब मुझे शादी करनी होगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर मेरी सास रोने लगी। राहुल उन्हें उदासी से देख रहा था और कहने लगा, माँ, क्या हो गया है आपको? यह कहकर उसने मेरी सास को गले लगा लिया। मेरी सास कहने लगी, तुम 2 ही तो मेरे बेटे हो, मेरी और कोई औलाद तो नहीं है। मैं तुम्हें यही देखना चाहती हूँ। मैं तुम दोनों की खुशियाँ चाहती हूँ। तुम इतनी दूर विदेश में चले जाते हो और 3-4 साल बाद अपनी शक्ल दिखाते हो। मेरी सास अपनी जगह सही थी। राहुल को चाहिए कि वहीं पर सेटल हो जाता। वह मेरी तरफ देख रहा था
और कहने लगा, भाभी आप ही माँ को समझाइए। मैंने कहा कि वह तो अपनी जगह ठीक है, तुम ही अपनी जिद पर अड़े हुए हो। जब वह नहीं चाहती कि तुम बाहर विदेश में रहो तो यहीं पर अच्छी नौकरी ढूंढ लो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, भाभी बजाय आप माँ को समझाए उल्टा मुझे ही समझा रही हैं। रहने दे भाभी, आपके बस की बात नहीं है। मैं सैम से कहूँगा कि वह माँ को समझाए कि मुझे हर हाल में कनाडा जाना है। राहुल यह कहकर खड़ा हो गया। मेरी सास कहने लगी, ठीक है, फिर ऐसा करना कि मेरा मरा हुआ मुंह देखकर जाना। यह सुना कि राहुल ने तड़प कर अपनी माँ की तरफ देखा। वह भी आंसू बहा रही थी। फिर वह कमरे में चला गया और कुछ देर बाद ही वापस आया और हाथ में फाइल पकड़ी हुई थी। मेरी सास गुस्से में पूछने लगी कि यह किस चीज की फाइल है? तुम बाज नहीं आ रहे हो, जाने की तैयारी कर रहे हो? मेरी सास तेज गुस्से में आकर पूछने लगी, नहीं माँ, मैं यहाँ नौकरी ढूंढने लगा हूँ। आप नहीं चाहती इसलिए मैं नहीं जा रहा। यह सुनकर मेरी सास को सुकून हुआ। रात को सैम ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाने लगे। मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा, यहाँ पर बैठें, मेरे पास आपसे कुछ बात करनी है। वह मेरे पास बैठ गई। मैंने कहा कि कुछ महीने ही रह गए हैं नए मेहमान के आने के, हमें चाहिए कि अब हम उसके लिए शॉपिंग करें। यह कहकर मैंने सैम के कंधे पर सर रख दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक झटके से मुझसे पीछे हटे थे। उनकी हरकत देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि आपको क्या हुआ? कहने लगे, कुछ नहीं। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम जो चाहे सामान खरीद लेना, लेकिन आजकल मैं ऑफिस में बिजी हूँ इसलिए तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता। सुबह मैं कुछ देर से उठी थी, मैंने देखा कि सैम ऑफिस जा चुका था। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी सैम मुझे कोई भी काम नहीं कहते और ऑफिस से खुद चले जाते, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। दोपहर के टाइम राहुल घर पर आया तो कहने लगा कि उसे नौकरी मिल गई है। सुनते ही मेरी सास खुश हो गई। राहुल के सर पर हाथ रखा और बहुत सारी दुआएं दी। फिर मुझसे कहने लगे कि बस जल्दी से अपनी देवरानी ढूंढो, इसी महीने में इसकी शादी भी कर दूंगी। यह सुना तो राहुल गुस्से में आ गए और कहने लगे कि मुझे कोई शादी नहीं करनी, समझिए आप। अगर आपने ऐसी कोई भी बात की या कोशिश भी की तो मैं वापस कनाडा चला जाऊंगा। आप भले ही नाराज होते रहें। मुझे लगा शायद कनाडा में किसी लड़की को पसंद करता है, तभी इतने गुस्से में यह बात कर रहा है। मैंने सोचा कि मुझे उससे पूछना चाहिए, इसलिए शाम को चाय बनाकर मैं उसके कमरे में गई तो मुझे देखकर वह बैठकर कहने लगा, भाभी आने की क्या जरूरत थी, मैं खुद बाहर आ जाता। अपना ख्याल रखा करें, मेरे लिए चाय बनाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा, कोई बात नहीं, यह कोई बड़ा काम नहीं है। यह कहकर मैं उसके बेड के पास आकर बैठ गई। कहने लगा, क्या बात है? मैंने कहा, एक बात पूछूं, सच बताओगे? मैंने कहा, क्या कनाडा में तुम्हें कोई लड़की पसंद है जो तुम यहाँ शादी नहीं करना चाहते? मेरी बात सुनकर कुछ देर तक उसने मुझे देखा, फिर कहने लगा, हाँ मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं माँ को उस लड़की के लिए राजी कर लेती हूँ। कहने लगा कि वह कभी यहाँ पर नहीं आएगी, इसलिए आप माँ को राजी मत करो, मुझे यहाँ से जाने दें। यह सुनकर तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि माँ तो इस बात पर कभी राजी ना होती। चंद महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश थी। मेरी सास तो अपने पोते को देखकर मरी जा रही थी, लेकिन सैम बहुत खामोश था। बार बार बच्चे को देखता और फिर नजरें हटा देता। मेरा बच्चा 2 महीने का हो चुका था। मैंने यह बात नोट की कि सैम अभी भी सोफे पर ही सोते थे। कहते थे, मैं अगर बेड पर सोऊंगा तो मेरा बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने सैम से कहा कि आज आप मेरे साथ सोएंगे बेड पर, मैं कुछ नहीं जानती। यह सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, आप क्यों मुझसे दूर रहते हैं? उन्होंने जब मेरे हाथ से अपना हाथ अलग किया तब उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। कहने लगे, मैं भी सब्र करके थक चुका हूँ। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहने लगे कि मैं सैम नहीं राहुल हूँ। यह सुनकर मेरा तो दिल बैठने लगा। इतना बड़ा मजाक सैम कैसे मेरे साथ कर सकता था, और वो भी रात के वक्त? सैम ने उसे इजाज़त कैसे दी? वह मेरे कमरे में आए,
मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? सैम कहाँ है? मैं उससे बात नहीं करूँगी। उन्होंने तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में आने की इजाज़त दी तो दी कैसे? यह कहकर मैं बाहर जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, भाभी पहले मेरी बात तो सुन लो। जो खबर उसने मुझे सुनाई, मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। वह कहने लगा, जब आप मायके गई थी तो मैं और सैम एक साथ गाड़ी में दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही हमारे कार का एक्सीडेंट हो गया। फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा कि सैम उसी वक्त मर चुका था। यह सुना ही था कि मैं कई कदम उससे पीछे हट गई। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे लगा कि वह मुझे मौत की सजा सुना रहा है। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो रोजाना। इतना कहकर मैं चुप हो गई। मुझे याद आने लगा कि मैंने इन 9 महीनों के वक्त में सैम और राहुल को एक साथ इकट्ठा नहीं देखा था। सैम के ऑफिस जाते ही पीछे से राहुल आ जाता। रात को समझती तो यह कहते कि राहुल अपने दोस्तों में बैठा है, देर से घर आएगा, उसके पास घर की चाबी है, वह खुद ही आकर सो जाएगा। वह कहने लगा, मैं पिछले कई महीनों से राहुल और सैम बनकर आप लोगों को दिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती और आपकी भी हालत ऐसी थी कि मैं आपको पहले बताता तो शायद मेरे भाई की निशानी भी खत्म हो जाती, और मैं चाहता था कि मेरे भाई की औलाद इस दुनिया में जरूर आए। कहने लगा कि मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माँ से कुछ मत कहिएगा। उसका कहना था कि वह मुझे कनाडा जाने दे। मैं राहुल बनकर कनाडा चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा, फिर सैम बनकर हमेशा यहाँ रहूंगा। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने हैरानी से उसे देखा। मैंने कहा, तुम कैसे यहाँ रह सकते हो? कहने लगा कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, लेकिन यह शादी मेरी माँ की नज़र में नहीं आनी चाहिए। मैं हमेशा यही लगना चाहिए कि मैं ही सैम हूँ, और मैं आपको भी अकेला नहीं छोड़ सकता, और ना ही अपने भतीजे को बेसहारा छोड़ सकता हूँ। फिर मंदिर में जाकर हमने शादी कर ली और वह राहुल बनकर कनाडा चला गया। 10 साल बीत गए इस बात को। मेरी सास अभी भी यह समझती है कि सैम उनके पास रहते हैं और राहुल ने वहाँ शादी करके अपनी माँ को भुला दिया। शायद यह राज मेरी सास को कभी पता ना चले, और इसी में ही उनकी भलाई है।